थे हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पौधों में परिवहन। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो अगर आप नए हो और आप पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो इससे पहले हम लोग बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो आप वो क्लासेस देख चुके होंगे, मतलब नहीं देखे होंगे आपने, तो देखो और यहाँ आओ। और जो लोग नए हो जो लोग पुराने हैं उन्हें पता होगा कि इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके। इससे पहले हम लोगों ने उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें, ये तो आप देख लेना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वातपोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसप्रेशनल, मतलब जो 99% हम लोगों ने बात की थी ना कि जो जल है उड़ जाता है, तो कैसे उड़ जाता है, प्रोसेस क्या होती है, चलो ये देखते हैं। ऐसे थोड़ी कि मन हुआ और उड़ गया, कब उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, दिन में उड़ेगा, रात में उड़ेगा, सारी बातें हम लोग करेंगे। देखो, तो ये है पेड़, ये है पत्ती, और यहाँ से हम लोगों ने बात करी थी पत्ती से जो है H2O की बात करते हैं। सॉरी 1 मिनट, देखो ये जो पत्ती है, पत्ती में जो है क्या होता है, स्टोमेटा होता है, यानी कि रंध्र होता है। तो इसको डिटेल में हम लोग इधर देख रहे हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन पत्ती का, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि स्टोमेटा में होता क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको एक बाहर संरचना दिखाई देंगी, इसको कहते हैं सब्सिडरी सेल। एक बार बोलो सभी लोग, टंग स्लिप हो रही है कि नहीं हो रही है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। सब्सिडरी सेल, या इसको कहते हैं एसिलरी सेल, यानी कि सहायक कोशिका। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से डमरू जैसी संरचना हम लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है गार्ड सेल, यानी कि रक्षक कोशिका, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, रक्षक कोशिका आ गई समझ में। इसके बाद में ये देखो, ये ऐसी ऐसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये माइक्रोफाइब्रिल्स होती है इसमें। और इसके बाद में हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें हो गई, ये एक मिनट पूरा मिटाता हूँ। देखो ये हो गई, तो ये बीच में एक छिद्र है, इस छिद्र को कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर, यानी कि रंध्र छिद्र। क्लियर है? चलो तो सारी चीज़ आगे तो हम लोग देखते हैं। और ट्रांसपिरेशन को हम लोग मापेंगे कैसे, पोटोमीटर के द्वारा। ये बेसिक है, तो एनसीईआरटी ने पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, पर देख लेते हैं हम लोग। चलो तो ये स्टोमेटा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आया हुआ है नीट में कि यहाँ से कौन सी चीज़ जाती है और कौन सी आती है। सॉरी, देखो सर्दी खांसी का मौसम चालू है तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो है ना CO2 जाती है, O2 बाहर आती है। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो। तो देखो प्लांट में जो है O2 भी जाती है और CO2 भी जाती है टाइम टाइम पे, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करते हैं। वैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, O2 जाती है और CO2 क्या होती है, बाहर निकलती है। एनसीईआरटी ने ऐसा दिया था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। देखो ये होती है दिन में, रात में उल्टा होता है, CO2 जाती है और यहाँ से जो है ये ऑक्सीजन लेती है और CO2 छोड़ती है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो तो यहाँ से CO2 गई अंदर और ऑक्सीजन क्या हुई, बाहर निकली। अच्छा यही तो होता है। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर यही तो होता है, हाँ ऐसे ही होता है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे गलत चीज़ लिखी है, ऐसा मुझे लगा। चलो तो CO2 जाती है कहाँ पे, प्लांट में, और ऑक्सीजन बाहर आती है। लेकिन इसके साथ साथ याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके साथ साथ जो है ना वाटर भी बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो वाटर तो निकलेगा ही ना। क्लियर है? तो ये याद रखना, वाष्प के रूप में क्षति होते रहती है जल की। तो ये तीनों एक साथ होती है, ऐसा नहीं कि CO2 जाएंगी फिर ऑक्सीजन आएंगी फिर H2O जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये तीनों चीज़ें एक साथ होती है। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे जो रक्षक कोशिका है ये दिन में खुलते हैं हरित लवक में। क्लियर है? तो ये याद रखना, दिन में खुलते हैं, ये यहाँ पे भी बताया मैंने, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आता है तो स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन अब कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दिन में क्या होता है, रक्षक कोशिका यानी गार्ड सेल, इसकी जो आंतरिक भित्ति है ये रंध्र छिद्र की तरफ मोटी एवं तन्यतापूर्ण हो जाती है, यानी इलास्टिक, जिसको हम लोग खींच सकते हैं, मोटी हो जाती है। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं
जो इनकी टर्जिडिटी है इसमें आता है बदलाव। क्लियर है, टर्जिडिटी में आता है बदलाव। टर्जिडिटी क्या होती है? कोशिका के अंदर पानी का भरा जाना, उसको कहते हैं टर्जिडिटी। क्लियर है, तो जैसे ही टर्जिडिटी आएंगी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे टर्जिडिटी बढ़ेंगी या टर्जिड दाब जिसको हम लोग कहते हैं टर्जिड प्रेशर या टर्गर प्रेशर, तो जैसी टर्जिडिटी बढ़ेंगी तो यहाँ पे क्या होगा? रंध्र खुल जाएंगे। क्लियर है, तो पतली बाहरी भित्ति बाहर की तरफ उभरती है, ये पत्ती किधर उभरेंगी? बाहर की तरफ, और अंदरूनी भित्ति को अर्धचंद्राकार स्थिति पे, ये जो अंदरूनी भित्ति है ये अर्धचंद्राकार स्थिति पे आने पे ये क्या करते हैं? मजबूर करते हैं। क्लियर है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या होता है? ये टर्जिडिटी समझ में आ गई। तो जैसे ही टर्गर प्रेशर बढ़ेगा दिन में ये खुल जाएंगे, लेकिन रात में क्या होगा? जैसे ही स्पीड दाब में बदलाव आएगा और टर्जिडिटी समाप्त हो जाएंगी, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी, आंतरिक भित्ति पुनः अपने मूल स्थान पे वापस आ जाएंगी और रक्षक कोशिका, ये जो रक्षक कोशिका गार्ड सेल, ये ढीली पड़ जाएंगी और रंध्र छिद्र क्या हो जाएंगे? बंद। क्लियर है, और ये याद रखना है यहाँ पे ये जो सहायक कोशिका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ये स्टोरेज करता है किसको? K+ यानी कि पोटेशियम को। तो ये रक्षक कोशिका में आदान प्रदान में मदद करता है। जो रक्षक कोशिका गार्ड सेल, उसका जो आदान प्रदान होता है उसके लिए किसकी जरूरत होती है? पोटेशियम की। और कौन स्टोरेज करता है? सहायक कोशिका। क्लियर है, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखो ये देखते हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, रंध्र छिद्र बंद हो गए, तो एक पृष्ठाधारी यानी द्विबीजपत्री पत्ती की बात करते हैं तो निचली और अधिक संख्या में रंध्र होते हैं, जबकि एक द्विपार्श्वी यानी एक बीजपत्री पत्ती की बात करें तो यहाँ पे रंध्रों की संख्या दोनों तरफ कैसी होंगी? बराबर। क्लियर है, चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मैंने बोला मुंह में छाले आए हुए हैं तो टंग स्लिप हो जाती है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा अपर्चर की। तो यहाँ पे रंध्र छिद्र को खुलने में जो है यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल्स जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कौन सा? ये वाला माइक्रोफाइब्रिल्स। ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है भी सहायता करता है ये स्टोमेटा अपर्चर को खुलने में, माइक्रोफाइब्रिल्स भी सहायता करता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। 1 मिनट, ये जो है सेल्यूलोज का बना होता है, ये याद रखना, गलत लिख दिया है, CE आएगा, सेल्यूलोज, ठीक है, का बना होता है। और इसके अभिविन्यास की बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो याद रखना ये अरी क्रम में होता है, ना कि अनुदैर्घ्य क्रम में। क्लियर है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग। देखो लॉन्गिट्यूडनल अरी का मतलब क्या होता है? अरी का मतलब जहाँ तक के मुझे देखना पड़ेगा, शायद अरी का मतलब ऐसा होता है गोल, और अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ऐसा। एक बार मुझे बताना कमेंट्स में, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर है, मुझे नहीं पता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ मैं, ये बहुत दिनों बाद समझ रहा हूँ मैं ये भी, तो ये चीज़ आप मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और नहीं बता पाओगे तो मुझे बताना, मैं बताऊँगा आपको। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? एक बाहरी कारक हो सकते हैं और एक अन्य पादप कारक हो सकते हैं। तो इसमें ताप, प्रकाश, आर्द्रता और वायु की कमी, और ये है पेन की कमी। चलो, तो यहाँ पे बाह्य कारक कितने हो सकते हैं? आंतरिक कारक की बात करते हैं, अन्य पादप कारक, तो रंध्रों की संख्या कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो ये प्रभावित कर सकता है। उनका वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ बटेंगे, खुले रंध्रों का प्रतिशत कितना है, पानी की उपस्थिति कितनी है, और वितान रचना, वितान यानी क्या होता है? कैनोपी स्ट्रक्चर, यानी कितनी पत्ती उपस्थित कहाँ पर है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं वाष्पोत्सर्जन को, ठीक है। चलो आगे देखिए हम लोग, तो आगे की बात करते हैं। तो पानी की विशिष्टताएं पढ़ी थी हम लोगों ने, ससंजन, आसंजन और पृष्ठ तनाव। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी तो वो लेक्चर जाके देख लेना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये तीनों प्रेशर क्या होते हैं। उसे उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करते हैं, टेंसल स्ट्रेंथ, यानी पानी को ऊपर जाने के लिए जो विशिष्ट जो है स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं ये तीनों प्रेशर। पौधों में केशिकात्व को लघु व्यास वाले वाहिकी तत्व जैसे ट्रैकिड एवं वाहिकी तत्वों से सहायता मिलती है। ये नहीं दिख रहा होगा तो मैंने बोल के बता दिया, आप लिख सकते हो। तो ये लघु व्यास वाले वाहिकी तत्व से सहायता मिलती है। केशिकात्व यानी कि कैपिलरी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, क्लियर है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, मनुष्य में कैपिलरी के द्वारा ब्लड जाता है किसी भी ऊतक तक के, आगे पढ़ेंगे हम लोग।
तो इसमें भी जो है कैपिलरी के द्वारा जाता है। तो याद रखना, जैसे एक केशिकात्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू रजिस्ट अ पुलिंग फोर्स। पुल यानी क्या होता है? खींचना। जो खींचने के लिए फोर्स लगेगा तो इसके बाद एबिलिटी होती है उसको सह सके, रजिस्ट कर सके, उसका प्रतिरोध कर सके, उसको रोक सके। क्लियर है? इसके बाद हाई कैपिलरिटी यानी उच्च केशिकात्व किसी पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता, ये तीनों प्रदान करते हैं। क्लियर है? तो उच्च कैपिलरिटी ये प्रदान करते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये एक बेसिक सा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी माता ने। तो चलो इसको देखते हैं। देखो ये पत्ती है, क्लियर है? यहाँ पे ये फ्लोएम है, ये है जाइलम, यहाँ पे जो वाटर आएगा और प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ के हो रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है। देखो ये है पेरेन्काइमा यानी मृदुतक ऊतक। यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस है, और यहाँ पे जो है एक जो है सब स्टोमेटल कैविटी भी होती है। ठीक है? तो ये जो देख रहे हो खाली स्थान, ये सब स्टोमेटल कैविटी है। तो इन दोनों के बजाय वातावरण में जलवाष्प की सांद्रता कम होती है। ठीक है? इन दोनों के बजाय वातावरण में जलवाष्प की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो ये जाइलम से जल यहाँ पे आएगा पत्ती के पास, कहाँ पे? स्टोमेटा के पास में। अभी पढ़ा हम लोगों ने रक्षक कोशिका होती है। तो जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी के अणुओं को खींचते हैं ये। क्लियर? ऊपर पानी की पतली परत केशिकाओं, अभी पढ़ा ना, केशिकाओं के ऊपर लगातार ये जो है चलते रहती है। तो आपको ये याद रखना है, मतलब बस यही बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि जैसे ही वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो वैसे ही जाइलम से यहाँ पे जल आ जाएगा और वो पानी के अणुओं को ऊपर खींचने लग जाएंगे। ठीक है? इसके बाद पास की हवा विसरित होती है, मतलब पास की हवा फैलती है और ये खिंचाव पैदा करती है, यानी ट्रांसपोर्टेशनल पुल में ये हवा भी मदद करती है। तो H2O का ये डाटा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 130 मीटर की ऊंचाई तक के खींचने के लिए ये पर्याप्त होता है। क्लियर है? चलो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। इसके बाद में ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का एक कंप्रोमाइज़, ये एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं। तो ये आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ मुझे कि क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो कमेंट्स में यस टाइप कर देना है। सो 1 मिनट आपको यस टाइप कर देना है, और क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास डिले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। क्लियर है? और आप सारी क्लास अटेंड कर सको। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और कुछ बातें नई नई सीखते हुए और इसी तरह अपने एक गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।